नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज नया अध्याय शुरू करेंगे, संसदीय समिति या संसदीय संसदीय समितियां। ठीक है, तो संसद के द्वारा बनाई जाने वाली समितियों की बात की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ठीक है, जो संसद है वो विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों को करती है। ठीक है, ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं। ठीक है, या अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं, या अध्यक्ष द्वारा जो है निर्देशित की जाएंगी। ये अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं। अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो संसदीय समिति है इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक है स्थायी समितियां, दूसरा है तदर्थ समितियां। ठीक, स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है। जो स्थायी समितियां होती हैं अपने नाम के अनुसार स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है, यानी निरंतरता यानी कंटिन्यू काम करती है, स्थायी होती है। इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है, यानी हर साल इनका गठन किया जाता है या फिर जब जरूरत हो तब किया जाता है। ठीक है, तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। जो तदर्थ समिति है उनकी प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जिन उद्देश्य के लिए इनका गठन किया गया है, जैसे ही कार्यकाल पूरा होगा समितियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे। विधेयकों पर प्रवर समितियों या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, जो विधेयक है वो तदर्थ समितियों के जो है प्रमुख उदाहरण है। देखिए, प्रमुख स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। वित्त समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समिति। वित्त समिति एक कैसी है? स्थायी होती है। विभागीय स्थायी समितियां होती है, जांच समिति होती है, परीक्षण एवं नियंत्रण समिति। ठीक है, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति। तो इस प्रकार जो ये कुछ जो है स्थायी समितियां होती हैं। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। ये ध्यान रखेंगे, वित्त समितियों के अंतर्गत कौन सी आती हैं? लोक लेखा समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2:1 होता है। देखिए, यहाँ पे समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। सदन की जो विशेष स्थायी समितियां होती हैं और कुछ विशिष्ट समितियां होती है, उनको छोड़कर संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ विशिष्ट समितियों को छोड़कर और कुछ स्थायी समितियों को छोड़कर जो है, जो भी समितियां बनती हैं स्थायी समितियां, उसमें लोकसभा का और राज्यसभा का, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। अगर राज्यसभा के 1 सदस्य हैं तो लोकसभा के उसमें कितने सदस्य होंगे? समिति में 2 सदस्य। ठीक है, यानी दुगने होंगे। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है और लाभ के पद पर समिति है, और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो समितियां बनती हैं, ठीक है, उनके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? सदन करता है। ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, जो कुछ अन्य जो समितियां हैं उनको जो है संयुक्त समितियां, उनके सदस्यों को कौन चुनता है?
सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष नामित करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। बहुत महत्वपूर्ण है ये बिंदु, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिससे 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से। हो गया 2:1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये है। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। तो ये जो समिति है, जो लोक लेखा समिति, ये विनियोग लेखा पर नियंत्रण करती है और महालेखा परीक्षक जो प्रतिवेदन देते हैं वो लोक लेखा समिति को देते हैं, उसकी जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये ध्यान रखेंगे। समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक है, जो प्राक्कलन समिति है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। इसके सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक है, देखिए लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से है। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि पूरे जो है लोकसभा से होते हैं, 30 के 30, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बरती जा सकती है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि समिति ये बताएगी कि भैया जो खर्च किया जा रहा है उसको कम कैसे किया जाए सरकार के द्वारा। ठीक है, ये है। और संगठन और कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये बताती है कौन? प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति तो नियंत्रण करती है और प्राक्कलन समिति जो है उसका प्रशासन करते हैं, कार्यकुशलता को बढ़ाती है और मितव्ययता को कम करती है। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। अब एक होगी लोक लेखा समिति, एक होती है प्राक्कलन समिति और एक होती है सरकारी उपक्रम समिति। और सरकारी उपक्रम समिति में भी कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। सरकारी उपक्रम समिति क्या करेगी? जो प्रतिवेदन है और जो लेखा है सरकार के, उनकी जांच करेगी। अब बात करते हैं याचिका समिति की। देखिए, याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। तो जो याचिका समिति है, इसका ध्यान रखेंगे, याचिका समिति। ठीक है, इसमें लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 15 और राज्यसभा में 10। ठीक है, अलग अलग होती है। लोकसभा में अलग याचिका समिति होती है और राज्यसभा में अलग याचिका समिति होती है, संयुक्त नहीं होती है। लोकसभा वाली याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा वाली याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा जो लोक लेखा समिति है, ठीक है, उसका नेता कौन होता है? नेता विपक्ष से इसके सदस्य को चुना जाता है। लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है, ये जो है पहले से चलता आ रहा है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष जो होगा वो विपक्ष से चुना जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो ये हमने व्याख्या देखी समितियों की। अब इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसद किस रीति से प्रशासन में नियंत्रण करती है? समितियों के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समितियां बनाती है, उनके माध्यम से प्रशासन में नियंत्रण करती है। तो संसदीय समितियों के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो अभी हमने पढ़ा प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं और याचिका समिति में, लोकसभा वाली याचिका समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा वाली याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार सबसे बड़ी समिति कौन सी हुई? प्राक्कलन समिति, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। और प्राक्कलन समिति के जितने भी सदस्य होते हैं सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा के होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, लोकसभा के होते हैं। और लोक लेखा में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसी प्रकार सरकारी उपक्रम में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति।
इसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। पहले पढ़ चुके हैं, 30 सदस्य। प्रश्न संख्या 4, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? जो सार्वजनिक व्यय है उस पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, पूछा गया है। कौन सा संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति तो नियंत्रण करती है, ये गलत हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रण नहीं करते हैं। ठीक है, इनका सिर्फ काम क्या होता है? प्रतिवेदन देना होता है। ठीक है, लेखा बनाकर, और उसका जो है जो भी नियंत्रण करना होगा वो लोक लेखा समिति करती है। ये राइट आंसर है कि हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं करता है नियंत्रण। प्राक्कलन समिति नियंत्रण करती है और सार्वजनिक उपकरण समिति भी नियंत्रण करती है। ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा किस अनुपात में लिया जाता है? देखिए, जो स्थायी समितियां हैं संसद की, उसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात कितना, सदस्यों का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में होता है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है मूलतः विपक्ष का नेता होता है, यानी विपक्ष का सदस्य होता है, और वो चुना कहाँ से जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ये शायद गलत होगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य होते हैं 15 और राज्यसभा के सदस्य होते हैं 7, यानी टोटल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें उद्योग और व्यापार के कुछ व्यक्तियों के कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये गलत होगा। देख लेते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। आगे देखेंगे, हम पढ़ चुके हैं सारी व्याख्या। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। किस चीज की समीक्षा करती है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की। तो नियंत्रक यानी कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है? जितना भी लेखा है उसको कलेक्ट करना और प्रतिवेदन देना किसको? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति किसको देते हैं? लोक लेखा समिति को देते हैं। तो लोक लेखा समिति का काम क्या होता है? जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने जो प्रतिवेदन दिया है उसकी समीक्षा करना। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति है, इसमें राज्यसभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। प्राक्कलन समिति में, जो प्राक्कलन समिति है उसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे कहाँ से होते हैं? सभी लोकसभा से होते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में और सरकारी सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम समिति में, जो सरकारी उपक्रम समिति है, इन दोनों में ही जो है 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो पहला सही होगा। मैं पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो पहला सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य करता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्रालय जो है कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य करता है। ये भी बात सही है। ठीक है, समितियों के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। ये कह रहे हैं जो विभिन्न मंत्रालय हैं उसमें भारत सरकार द्वारा जो गठित समितियां हैं या परिषद है या मंडल मंडल है या आयोग है, उनके सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। 1, 2, 3 तीनों ही राइट होंगे, तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 10,
संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि जो लोक लेखा समिति है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की जा रही है, कैग की बात की जा रही है यहाँ पे। जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना बिल्कुल सही बात है, यही सही होगा। शासन की वित्तीय लेखा विनियम है और जो कैग ने जो रिपोर्ट ये दी है उसका परीक्षण करने का काम है लोक लेखा समिति का। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला जाता है लोक लेखा समिति को। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो सार्वजनिक लेखा समिति है यानी उपक्रम जो समिति है वो अपनी आख्या किसको प्रस्तुत करती है? संसद को। ये ध्यान रखेंगे। संसद जो है समितियों के द्वारा ही काम करता है, इसलिए ये किसको प्रस्तुत करेंगी? संसद को। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा जो समिति है अपनी रिपोर्ट नियंत्रक महालेखा परीक्षक को क्यों करेगी? नहीं करेगी। लोकसभा के स्पीकर को कर सकती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। अगर संसद दिया है तो राइट आंसर संसद होगा। ठीक है, संसदीय यहाँ पे दिया है संसदीय मामलों के मंत्री, तो ये तो गलत हो गया और राष्ट्रपति भी नहीं। तो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, ये ध्यान रखेंगे। स्पीकर मतलब अध्यक्ष को, बी राइट आंसर होगा। लोकसभा के स्पीकर को, अध्यक्ष को, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन से, कितने सदस्य होते हैं? देखिए, लोकसभा के कितने सदस्य होंगे? 15। ठीक है, लोक लेखा समिति में, और 7 राज्यसभा के होंगे, टोटल मिलाकर 22 हो जाएंगे, तो बी राइट आंसर है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 15, लोक लेखा की संसदीय समिति, यहाँ पे दिया गया है कि लोक लेखा की संसदीय समिति पहला है लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। ये तो गलत बात हो गई बिल्कुल, क्योंकि इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, ये सही बात है। ये तो गलत हो गया। दो राइट आंसर होगा। ये सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है कौन? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। 2 और 3 राइट आंसर हो गए, केवल 2 और 3, बी राइट आंसर है। ठीक है, कैग की रिपोर्ट की भी जांच करती है ना यहाँ पे लोक लेखा समिति। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है जो भारतीय संसद है इसकी लोक लेखा समिति का के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। ठीक है, देख लेते हैं। लोक लेखा समिति कैसी समिति है? एक वित्तीय समिति है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति कैसी है? वित्तीय समिति है। या विनियोग जो वित्तीय कार्य है या विनियोग है, कैग की जो रिपोर्ट है वित्त संबंधी, उनकी जांच करती है। 3 होगा। याचिका समिति कैसी है? कार्यकारी समिति है। ठीक है, ये दोनों में होती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, तो ये कार्यकारी समिति है याचिका समिति। ठीक, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं इसके और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, ये कैसी समिति हुई? एक तदर्थ समिति हुई है। ठीक है, तदर्थ यानी उस समय बनी है किसी विशेष काम के लिए, जो स्कैम हुआ है उसके लिए बनी है तदर्थ समिति। विभागीय समितियाँ कैसी होती है? स्टैंडिंग समिति होती है। ठीक है, तो विभागीय समिति कैसी होती है? स्टैंडिंग समिति। तो राइट हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 सी राइट आंसर है। 3, 4, 1, 2 ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। तो लोक लेखा समिति कैसी समिति होती है? वित्तीय। याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है और स्टॉक बाजार समिति तदर्थ समिति होती है और विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति होती है।
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। ये बोला जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को किसमें शामिल नहीं किया जाता। तो देख लेंगे पब्लिक अकाउंट समिति यानी कि कमेटी, ये बोला जा रहा है लोक लेखा समिति की बात की जा रही है। लोक लेखा समिति, ठीक है। इंग्लिश में लिख दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं प्राक्कलन समिति को, प्राक्कलन समिति, ठीक है। और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति की बात की जा रही है। अब लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22। इसमें से 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। यहाँ पे बोला गया कि राज्यसभा के सदस्य नहीं लिए जाते, पहला गलत। एस्टिमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति, ये ध्यान रखेंगे। ये जो प्राक्कलन समिति है, एस्टिमेट कमेटी है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे सभी कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो 2 राइट आंसर होगा। सार्वजनिक उद्यमों में 22 मेंबर होते हैं, इसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा इसमें भी आ रहा है, तो 3 गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा 2। एस्टिमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते, ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? अभी पहले पढ़ा हमने, जो अवकलन समिति है, आकलन समिति है, प्राक्कलन समिति है, एस्टिमेट कमेटी, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि सभी लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता इसमें। प्रश्न संख्या 20। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के, केवल लोकसभा के सदस्य, 30 सदस्य जो कि सभी लोकसभा से होते हैं, तो सी राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? ठीक है, देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति एक वित्तीय समिति है, बिल्कुल सही बात है। लोक लेखा समिति भी वित्तीय समिति है, लोक उपक्रम समिति वित्तीय समिति है। संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी समिति है, एक वित्तीय समिति नहीं है। तो ए, बी और सी राइट आंसर होगा। सी, ए, बी और सी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? ठीक है, सार्वजनिक लेखा समिति, ठीक है, लोक उपक्रम भी बोल देते हैं इसको, और लोक लेखा समिति बोल देते हैं, उपक्रम समिति ये भी, और प्राक्कलन समिति, तीनों ही जो है वित्तीय समितियां हैं। 1, 2, 3। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है बोला गया? कौन सी स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति स्थायी समिति होती है, प्राक्कलन समिति स्थायी समिति होती है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कल्याण समिति, तो सारी स्थायी समितियां हैं। चारों की चारों स्थायी समितियां होती हैं, इसलिए स्टार लगा है। यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये। आगे देखेंगे देखिए, संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों में 3 मुख्य वित्तीय समितियां होती हैं, आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। 3 मुख्य होती हैं, आकलन, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम। अन्य स्थायी समितियों में जांच समिति, संवीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति शामिल होती हैं। चारों विकल्प जो है स्थायी समितियों के। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? अभी तक किस चीज़ के बारे में जो है संसदीय समिति नहीं गठित की गई है इनमें से? ठीक है, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में गठित की गई है, सरकारी, हाँ, आश्वासनों के बारे में भी गठित की थी, आकलनों के बारे में। यहाँ पे बोला गया है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में नहीं की गई है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक है उनके कल्याण के बारे में कोई भी संसदीय समिति अभी तक गठित नहीं की गई है। डी राइट आंसर होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के मामले में जो कल्याण के लिए जो है गठित की गई है, लेकिन अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई समिति गठित नहीं की गई है अभी तक, ये ध्यान रखेंगे। यानी माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोई समिति नहीं गठित की गई है कल्याण के उनके, ठीक है, ये ध्यान रखें।
प्रश्न संख्या 25, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। तो रेलवे रेलवे हैं उनके उनको परामर्श देने के लिए जो संसद सदस्यों की जो समिति बनती है वो कौन गठित करता है? संसदीय कार्य मंत्रालय करता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 26, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं। तो 20 सदस्य लोकसभा से थे, जो 2G स्पेक्ट्रम था उसमें की बात की जा रही है 2010 की, और 10 सदस्य राज्यसभा से थे। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 27, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन थे? कौन है? उस समय की बात की जा रही है 2010-2012 की, तो पीसी चाको थे। आगे देखेंगे। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है? ठीक है, संसद के संदर्भ में कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों पर डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो ये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति होती है। डेलीगेशंस को देखती है, ठीक है? आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 29, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है या करती है? ठीक है। दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि के जो स्वतंत्र नियामक हैं, उनका पुनरीक्षण कौन सी समितियाँ करती हैं? यहाँ पे ये बोला गया है। तो संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ करती है, बिल्कुल सही। पहला तो जो तदर्थ समितियाँ होंगी वो करेंगी, और संसदीय विभागीय जो समिति है, जैसे दूरसंचार विभाग हो गया, बीमा विभाग हो गया या विद्युत विभाग हो गया, वो जो स्थायी समितियाँ वो करती हैं। वित्त आयोग का कोई इससे मतलब नहीं है। वित्तीय क्षेत्र वित्तीय विधायी सुधार आयोग से कोई मतलब नहीं, नीति आयोग का कोई मतलब नहीं। पहला और दूसरा राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। तो आज ये संसदीय समिति का चैप्टर अध्याय समाप्त हो गया है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे संसदीय अधिनियम। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं रखते हैं। धन्यवाद।